जापान का जो विकास हुआ है औद्योगिक प्रदेश के रूप में, जापान के औद्योगिक प्रदेश को लेकर के एक तो ये जो कोरियन प्रायद्वीप है यहाँ, उससे जापान सागर से अलग होकर के ये जापान द्वीप समूह है। तो एक तो ये प्रश्न अक्सर आता रहता है, इस प्रकार का प्रश्न, जिसमें जापान के जो द्वीप प्रमुख द्वीप हैं उन प्रमुख द्वीपों को लेकर के कि जापान के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं राजनीतिक दृष्टि से इनको फ्रैगमेंटल स्टेट्स कहते हैं। फ्रैगमेंटल स्टेट्स का मतलब बिखरे हुए छितरे हुए जो द्वीपीय भाग होते हैं जिनसे मिलकर के एक देश बना हुआ होता है, ठीक है ना। बिखरे हुए छितरे हुए प्रकार के, अब बिखरे हुए छितरे हुए रूप में कई आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक तो यहाँ पर सबसे उत्तर का जो आइलैंड है, प्रमुख आइलैंड होक्काइडो है, फिर उसके पश्चात होन्शू है, फिर उसके पश्चात शिकोकू है और फिर क्यूशू है। ये चार प्रमुख आइलैंड हैं जापान के, जिनको आपको उत्तर से दक्षिण के रूप में यहाँ पर ये होक्काइडो की स्थिति है, फिर ये यहाँ पर जो दशा है ये दशा इस जगह पर ये होन्शू की है, और होन्शू के यहाँ पर ये शिकोकू है और यहाँ पर ये क्यूशू है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आइलैंड हैं इनमें मुख्यतया ये जो मध्यवर्ती सबसे होन्शू सबसे बड़ा इसका द्वीप है, जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू है। यहीं पर जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। मुख्यतया यहाँ पर तो कोई बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ नहीं है होक्काइडो पर, लेकिन यहाँ पर ज़रूर एक औद्योगिक प्रदेश है जिसे नागासाकी के रूप में जानते हैं। नागासाकी इस क्यूशू पर है। तो दोनों प्रश्न आप वैसे इनकी लोकेशन को लेकर के भी ध्यान रख लेंगे कि नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटम बम, हिरोशिमा की जो स्थिति है वो यहाँ है, इस जगह पर, यहाँ इसमें होन्शू पे, ठीक है ना। होन्शू का लगभग ये यहाँ पर दक्षिण की ओर स्थित ये यहाँ नगर है हिरोशिमा, और 9 अगस्त को ये नागासाकी पर एटम बम। तो दक्षिण का जो इसका द्वीपीय क्षेत्र है क्यूशू, इसमें जापान के 4 औद्योगिक प्रदेशों में एक औद्योगिक प्रदेश ये क्यूशू आइलैंड का औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है ना। इसी तरीके से जापान का यहाँ पर क्रमशः अगर यहाँ उत्तर से दक्षिण यहाँ पर भी उसी तरीके से आप नगरों के नामों को ध्यान कर लेंगे। एक तो द्वीपों के लेकर के प्रश्न बनते हैं, आइलैंड्स को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो नगर हैं टोक्यो है, कावासाकी है, याकोहामा है, उत्तर से दक्षिण टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, ठीक है ना। फिर लगभग मध्यवर्ती भाग में क्योटो है, क्योटो, ठीक है। फिर नागोया है, फिर ओसाका है और कोबे है। ये कम से कम नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कम से कम नाम है, इनमें से मत छटनी करिएगा आप। ये प्रमुख नगर हैं, प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, और परीक्षा की दृष्टि से क्रमशः भी पूछे जा सकते हैं, उनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पर सबसे उत्तर में, वैसे तो खैर उत्तर में नहीं है, लगभग यह मध्यवर्ती भाग में पड़ता है यहाँ। तो एक तो जापान की राजधानी टोक्यो है, उसके थोड़ा सा दक्षिण में यहाँ पर कावासाकी है, जापान का नगर। आप नामों से समझ भी रहे होंगे कि यह मोटर वाहन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कावासाकी से और दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है याकोहामा, ये नगर है, ठीक है। फिर याकोहामा से थोड़ा सा मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जापान का जो सम्मेलन था ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये वो है, वो नगर है, ठीक है। फिर उसके पश्चात यहाँ से थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो ये है नागोया। फिर आता है ओसाका, और फिर आता है कोबे। जनरली ये कोबे और ओसाका पास पास में, इतने पास पास तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सतत औद्योगिक बेल्ट डेवलप हो गई है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गई है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कोबे ओसाका क्षेत्र भी कहा जाता है। कोबे और ओसाका ये पूरा का पूरा क्षेत्र सतत रूप में औद्योगिक इकाइयों से भर गया है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है,
यहाँ बीच में कोई अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए पूरे रीजन को कोबे ओसाका रीजन भी कहा जाता है। और फिर सबसे इधर दक्षिण की तरफ, सबसे का मतलब जो प्रमुख नगर ले रहे हैं उनमें सबसे, है ना, उनमें सबसे है, ऐसा नहीं कि यही नगर हैं, हम तो प्रमुख नगरों की बात कर रहे हैं। और उसमें यहाँ पर ये हिरोशिमा, ठीक है, तो ये तो प्रमुख नगर हो गए। इन नामों को तो आपको औद्योगिक केंद्रों के लिए भी ध्यान रखना है, तो फिर अन्य लोकेशन के हिसाब से भी मोटा मोटा ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण इस क्रम में और दक्षिण से उत्तर इस क्रम में। और फिर ये नागासाकी यहाँ आ जाता है क्यूशू आइलैंड पे। अच्छा, इसकी सुविधाएं, निश्चित रूप से इन सुविधाओं पर भी बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख सुविधा इसकी जो है जापान की, ठीक है, जापान की औद्योगिक विकास की सबसे प्रमुख सुविधा है यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा और यहाँ के लोगों का कर्मठता, ये उनका प्रमुख कारण है। जबकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा रिच जोन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का संसाधन धनी क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने वह बाहर के क्षेत्रों से मंगा करके, और इस प्रकार चाहे लोह अयस्क उन्होंने मंगाया हो या विश्व भर की ये खराब मशीनें और इस तरीके का लोहे को कबाड़ को यहाँ पर मंगा करके और अच्छे प्रकार की स्टील में कन्वर्ट करके रखना और फिर उसका उपयोग करना, ये लंबे समय से जापान करता रहा है। तो इस प्रकार से स्क्रैप बोलते हैं उसको ना, जो आयरन स्क्रैप होता है। तो ये जो इस प्रकार की स्थिति है, इसके आधार पर यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया और इतना विकास कर लिया कि संसाधनों के क्षेत्र में अत्यंत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर स्थिति रखने के बावजूद भी, छोटे से देश होने के बावजूद भी, इसने विश्व की अपने आप में महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। अमेरिका, रूजवेल्ट ने जब 1945 में, देखिए जापान 1945 के युद्ध में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते वो भारतीय क्षेत्र तक पहुँच आया था, म्यांमार तक वो पहुँच चुका था। और आज़ाद हिंद फौज के सहयोग करके सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ अंडमान निकोबार को आज़ाद करवा दिया, ठीक है ना। अंडमान निकोबार पे बहुत पहले ही उन्होंने आज़ादी वहाँ उसको क्षेत्र को दिलवा दी। तो फिर अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त भय सताने लगा। इतना पूरे विश्व युद्ध के संदर्भ में बात की जा सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये जापान का आगे बढ़ने का स्वरूप है। तो ये जो अपने आप में आप सोचिए कि जापान अमेरिका को, इतना छोटा सा राष्ट्र अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रहा था, उसी से सीख लेकर के, क्योंकि जापान कई बार डेवलप हुआ, कई बार विकसित हुआ, ठीक है ना। ये कई युद्धों में चीन के साथ, ब्रिटेन के साथ इन युद्धों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी कई बार अपने आप को उसने महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। तो अमेरिका ने तब से एक सीख ली 1945 में, 1945 से उसने क्या सीख ली, जापान की सेना को ही समाप्त कर दिया। समाप्त कर मतलब मारा नहीं, मतलब संधि के तहत उन्होंने जापान को सेना रखने से ही मना कर दिया। जापान के पास अपनी व्यक्तिगत सेना नहीं है और जापान के सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अमेरिका पर डाल दिया गया। अमेरिका ने उसका उत्तरदायित्व ले लिया कि भाई आपकी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन आप एक भी सैनिक नहीं रखेंगे। अभी कुछ वर्ष पहले जरूर जापान ने अब सेना की वापस से भर्तियां प्रारंभ की है, लेकिन लंबे समय तक 50-60 सालों तक जापान की सेना रही नहीं है। और इसका फ़ायदा ये कि घोर नुकसान होने के बावजूद, घोर पराजय होने के बावजूद भी जापान में उस आर्थिक मंदी का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्राप्त हो रही थी, जापान पर इसका फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे सेना पर खर्च ही नहीं करना, अगला करेगा खर्च, अमेरिका की जिम्मेदारी हो गई ना। और फिर जापान ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से विश्व की आर्थिक शक्ति, आज तक भी आर्थिक शक्ति के रूप में ये जो गिने चुने सर्वोच्च राष्ट्र हैं उनमें जापान की गिनती की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये जो जापान जैसी महाशक्ति के लिए अब यहाँ इनके लोगों की ही है महत्वाकांक्षा, उनका ही कौशल है, जिसके वजह से ये विश्व का विकसिततम औद्योगिक प्रदेश वाला क्षेत्र बना हुआ है, विकसिततम समाज के रूप में बना हुआ है।